पिछली क्लास में हमने ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल बैलेंस पे बात की थी और आज की क्लास में दो प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी की। The word proximity means nearness. When we use proximity in our design, it's make our design more effective and easy to understand. The rule of proximity is very simple. Things that are related should be placed near to each other and unrelated things should be placed at distance. लफ्ज़ proximity का मतलब है करीब होना, और जब हम proximity को अपने डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं तो वो समझने के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं उसके जरिए हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जस्ट खूबसूरती क्रिएट करने के लिए डिजाइन नहीं बनाते, हम कुछ मैसेज देने के लिए डिजाइन बनाते हैं। जो हम कहना चाहते हैं वो कहने के लिए डिजाइन बनाते हैं। तो जब हम प्रॉक्सिमिटी यूज करते हैं तो उस मैसेज को समझना आसान हो जाता है देखने वाले के लिए। प्रॉक्सिमिटी का रूल बहुत सिंपल है। जो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं उन्हें एक साथ प्लेस कर दो और जो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है उन्हें थोड़े फासले पे प्लेस कर दो। प्रॉक्सिमिटी को यूज करते हुए हम कुछ चीजों को एक दूसरे के क्लोज करते हैं और कुछ चीजों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। उस तरह से एक ग्रुपिंग क्रिएट हो जाती है और हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाता है। अगर हम स्कूल की एग्जाम्पल लें तो वहां पे हमें प्रॉक्सिमिटी कैसे नजर आती है। हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है, उससे वो तमाम बच्चे एक ग्रुप बन जाते हैं, एक जैसे नजर आते हैं जो एक स्कूल के हैं। और किसी दूसरे स्कूल का यूनिफॉर्म मुख्तलिफ होता है और उस स्कूल के बच्चे मुख्तलिफ नजर आ रहे होते हैं, और इस तरह से देखने वाले को एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये बच्चा किस स्कूल से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम स्कूल के अंदर डाटा मैनेजमेंट की बात करें तो हर क्लास के डाटा को एक ग्रुप की सूरत में अलग रखा जाता है। अगर हम तमाम स्टूडेंट के नाम एक साथ लिख दें, 400-500 बच्चे हैं अगर किसी स्कूल में, और तमाम नाम एक साथ लिखते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ, तो वो एक क्लटर सा हो जाएगा। और अगर हम किसी भी डाटा को फिल्टर करना चाहें तो वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हर क्लास के डाटा को अलग लिखते हैं और उस तरह से हर क्लास का डाटा एक ग्रुप हो जाता है और वो दूसरी क्लास से मुख्तलिफ हो जाता है, और उस तरह से चीजों को समझना, मैनेज करना, उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में हम प्रॉक्सिमिटी को कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट की बात करें तो वहां प्रॉक्सिमिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। वहां पे जो एक जैसी चीजें हैं उनको एक ग्रुप की सूरत में एक साथ रखा जाता है। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो कॉस्मेटिक्स की जितनी आइटम्स हैं उनको एक साथ रखा जाएगा। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ चीजें लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजों को एक ग्रुप में रखा जाएगा, अलग पेज पे रखा जाएगा। आप एक लफ्ज लिखकर सर्च करते हैं तो आपको जितने रिजल्ट मिलते हैं वो उसी से रिलेटेड होते हैं। फर्ज करें आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और आप किसी प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप वहां पे जाके लैपटॉप लिखेंगे, डिफरेंट कंपनियों के लैपटॉप, उनकी प्राइस, उनके मॉडल, वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आप उनमें से अपनी पसंद का लैपटॉप सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से हो कि आप लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास लैपटॉप भी आ रहा है, आपके पास ज्वेलरी भी आ रही है, आपके पास कॉस्मेटिक्स आ रही हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं, मिक्स सारा कुछ है, तो उसमें से अपनी पसंद की किसी एक प्रोडक्ट को चुनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास बहुत ज्यादा रिजल्ट भी आ रहे होंगे, चीजें फिल्टर करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम किसी रिलेटेड चीजों को एक ग्रुप की सूरत में एक जगह पर प्लेस करते हैं तो वो चीज प्रॉक्सिमिटी कहलाती है। जैसे अब यहाँ पे देखें, मेरे पास कुछ येलो फ्लावर हैं, कुछ पर्पल फ्लावर हैं, उसके अलावा येलो एंड पर्पल भी लिखा हुआ है मैंने। अब मैं अगर आपको कहती हूँ कि कुछ सेकंड में इन फ्लावर को काउंट करके मुझे बता दें कि येलो फ्लावर कितने हैं और पर्पल फ्लावर कितने हैं, तो आपको काउंट करना मुश्किल होगा और मे बी आपकी काउंटिंग में कुछ मिस्टेक भी हो जाए। लेकिन अगर मैं उसको इस तरह से प्लेस करूं तो अब मैं आपको कहूं कि काउंट कीजिए येलो फ्लावर कितने हैं और पर्पल फ्लावर कितने हैं, तो विद इन अ सेकेंड आप काउंट कर पाएंगे। उतनी ही क्वांटिटी में येलो फ्लावर हैं, उतनी ही क्वांटिटी में पर्पल फ्लावर हैं, और येलो एंड पर्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम उतनी ही आइटम्स हैं जितनी यहाँ पे है, लेकिन इनको समझना मुश्किल है।
लेकिन अगर हम इस फॉर्म में ले आते हैं तो इनको समझना आसान हो जाता है। इस तरह से जो येलो फ्लावर थे हमने उनको करीब कर दिया एक ग्रुप की सूरत में। हमने पर्पल को क्लोज कर दिया, इनके दरमियान नेयरनेस क्रिएट कर दी, लेकिन दूसरी तरफ हमने इन्हें येलो से दूर कर दिया कि वो एक अलग ग्रुप है। इस तरह से हम प्रॉक्सिमिटी के रूल को यूज करते हुए अपने डिजाइन और अपनी चीजों को समझना आसान बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड डिजाइन किया है, ऊपर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और एक सिंपल सा डिजाइन मैंने क्रिएट किया है। उसके अलावा मैंने कुछ आइटम्स लिखी हैं। अब यहाँ सब कुछ मिक्स है। यहाँ पे चिकन रोस्ट है, रसमलाई है, खीर है, मटन कोरमा, बिरयानी, फलूदा, बीफ कोरमा, शाही टुकड़े, चिकन कढ़ाई, डिजर्ट और मेन डिशेस को मिक्स करके लिखा गया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी डिशेस ली हैं, कुछ मेन डिशेस हैं जो कि डिनर के तौर पर यूज होंगी और उसके साथ कुछ डिजर्ट हैं, लेकिन इससे ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। एक रेस्टोरेंट में अगर वो एज ए स्टार्टर आपको कुछ दे रहे हैं जिनमें क्रैकर्स हो सकते हैं, सूप हो सकता है, सैलेड वगैरह, या इसमें चाय, कॉफी, ग्रीन टी वगैरह हो सकती है, या कुछ कोल्ड ड्रिंक है, अगर वो सारी चीजें मिक्स करके इसी तरह से लिख दी जाए तो आपको कुछ समझ आएगा, आप आसानी से ऑर्डर कर पाएंगे? यकीनन नहीं कर सकते। और अगर दूसरी तरफ हम उनको इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर मेन डिशेज आ रही हैं और यहाँ पर डिजर्ट है, तो आप पहले मेन डिशेस को देखेंगे, इनमें से जो डिश भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर देंगे। उसके बाद अगर आप स्वीट में कुछ लेना चाहते हैं, डिजर्ट में कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख के ऑर्डर कर देंगे। इस तरह से अगर चाय, कॉफी, टी वगैरह है तो उसको एक अलग ग्रुप बना के लिखा जाता है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस वगैरह हैं तो उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, और इसी तरह से ग्रुप करके एक दूसरे से रिलेटेड चीजों को एक साथ प्लेस करना प्रॉक्सिमिटी है। जब हम प्रॉक्सिमिटी को अपनी डिजाइन में यूज करते हैं तो उससे हमारे डिजाइन में से क्लटर खत्म हो जाता है। चीजें स्कैटर्ड नहीं, वेल ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, समझने में आसान लगती हैं। उसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट को हम बेसिकली देखते हैं टेक्स्ट के हवाले से। जब हम टेक्स्ट को यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम अलाइनमेंट को यूज करते हैं, और अलाइनमेंट का ये टॉपिक टाइपोग्राफी से रिलेटेड है। अगर मेरी टाइपोग्राफी वाली क्लास नहीं देखी तो उसे भी देख लें, वहां टेक्स्ट को यूज करने के हवाले से मैंने तमाम डिटेल आपको बताई हैं कि आपने टेक्स्ट को कैसे हैंडल करना है, कौन सी चीजें हैं जो टेक्स्ट को यूज करते हुए आपने यूज करनी है और किन चीजों को आपने अवॉइड करना है। वहां कंप्लीट डिटेल मौजूद है। टाइपोग्राफी को यूज करने के हवाले से तमाम रूल्स रेगुलेशन मैंने उस क्लास में बताई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देखकर सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ टेक्स्ट को लिखेंगे तो हम कैसे अलाइन करेंगे। बेसिकली अलाइनमेंट हमारे पास 4 तरह की होती है: लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। जब हम अपनी लाइंस को लेफ्ट साइड पे इक्वल रखते हैं और जो भी छोटी बड़ी लाइंस हैं वो राइट साइड की तरफ आ रही होती हैं तो ये लेफ्ट अलाइन होता है हमारा टेक्स्ट। और जब हम सेंटर से अलाइन करते हैं तो सेंटर से हमारी लाइनें बराबर होती हैं और साइड से कम ज्यादा आ रही होती हैं तो ये चीज सेंटर अलाइन होती है। और अगर हम राइट से अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं तो ये राइट साइड से इक्वल होता है, और अगर हमारी तमाम लाइन दोनों तरफ से इक्वल हैं तो ये जस्टिफाई होता है। जब हम जस्टिफाई को यूज करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमारे टेक्स्ट को थोड़ा फैला देता है। जो लाइनें बड़ी हैं उन्हें एज इट इज रहने देता है और जो लाइनें छोटी हैं वहां कैरेक्टर के दरमियान स्पेस ज्यादा करते हुए वो उस टेक्स्ट को इतना फैला देता है कि लाइनें इक्वल हो जाती हैं, जैसे मेरी लास्ट की लाइन आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताती हूँ कि हम इन अलाइनमेंट को कैसे यूज करते हैं। जब हम इंग्लिश टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो नॉर्मली लेफ्ट अलाइन करते हैं। जब हम उर्दू या अरेबिक टेक्स्ट लिखते हैं तो राइट अलाइन करते हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट को कॉलम की सूरत में लिखते हैं तो ज्यादातर जस्टिफाई करके यूज करते हैं, उससे स्पेस इक्वल आती है और क्लटर थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, ये छोटी है, ये लेफ्ट अलाइन है, और उसके बाद यहाँ पर भी ये छोटी बड़ी लाइन आ रही है तो ये दरमियान की स्पेस में थोड़ा सा क्लटर लगता है। लेकिन अगर ये दोनों तरफ से अलाइन है और एक साथ 2-3 कॉलम प्लेस हैं तो इनकी तमाम स्पेस इक्वल आ रही होती है और वो ज्यादा खूबसूरत लगती है और हमारे आईज का फ्लो ज्यादा अच्छा रहता है पढ़ने में। तो अगर हम कॉलम की सूरत में टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम जस्टिफाई करते हैं मोस्टली। यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट डिजाइन किया है जिसे मैंने प्रॉपर अलाइन नहीं किया। अब अगर मैं आपको इसे पढ़ने के लिए कहूँ तो आपको दिक्कत होगी, आप एकदम से इसे पढ़ नहीं पाएंगे। अगर मैं इस टेक्स्ट को इस तरह से लिख दूं और अब आपको पढ़ने के लिए कहूँ तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं।
और अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ अपने टेक्स्ट को लिखते हैं तो हम उसे किस तरह से अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक पोस्टर मौजूद है। यहाँ एक तरफ हमारे ऑब्जेक्ट प्लेस है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को एक साइड पे प्लेस करते हैं, उस सूरत में हम अपने टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट अलाइन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट साइड पे मेरे तमाम ऑब्जेक्ट प्लेस हैं और लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है। उसके बाद मेरे पास एक पोस्टर है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है और इसके साथ टेक्स्ट हमारा राइट साइड पे लिखा हुआ है और ये जस्टिफाई है। इसे हम लेफ्ट अलाइन भी कर सकते थे। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को एक साइड पे पेस्ट करते हैं और एक साइड पे अपना टेक्स्ट रखते हैं, उस सूरत में हम सेंटर अलाइन नहीं करते अपने टेक्स्ट को। उस सूरत में हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं या लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेरे पास एक पोस्टर है जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट सेंटर में प्लेस है और हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में प्लेस है। अगर हम अपने टेक्स्ट को पेज के सेंटर में प्लेस करते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट भी पेज के सेंटर में होते हैं, तो उस तरह से हम सेंटर अलाइन करते हैं अपने टेक्स्ट को। लेकिन सेंटर अलाइन हम बड़े पैराग्राफ के लिए नहीं करते। अगर हम बुक के लिए कुछ लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, इस तरह की राइटिंग में हम कभी भी सेंटर अलाइन नहीं करते। अगर हम पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर वगैरह में कुछ लिख रहे हैं और हमारे ऑब्जेक्ट सेंटर में प्लेस है और उसके साथ साथ हमने टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस किया है, तो उस सूरत में हम अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्ट एक साइड पे प्लेस है, टेक्स्ट एक साइड पे प्लेस है, तो उस सूरत में हम राइट या लेफ्ट अलाइन करेंगे अपने टेक्स्ट को। लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्ट सेंटर में प्लेस है और हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में प्लेस है, या ऑब्जेक्ट साइड पे और हमारा टेक्स्ट सेंटर में प्लेस है, तो हम सेंटर अलाइन करेंगे। लेकिन वो भी थोड़े टेक्स्ट के लिए। अगर हम बहुत बड़ा कुछ लिख रहे हैं तो सेंटर अलाइन नहीं करेंगे। सेंटर अलाइन टेक्स्ट की रीडेबिलिटी कम होती है लेफ्ट या राइट अलाइन टेक्स्ट से। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।